तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे उत्तर के साथ, जो कि 2024-25 के सिलेबस के अनुसार होगा, एनसीईआरटी बेस्ड पाठ्यक्रम पर। और यह जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, पहला जो प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन का वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर भी बोलते हैं, जब उसका विघटन हुआ, यानी कि वो जब टूट गया या कहीं ख़त्म हो गया, तो उसका जो है विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर को देखते हैं। देखिए, पहला तो है क्या है, ध्रुव ध्रुवीयता का अंत हो गया। जो विश्व में जो ध्रुव ध्रुवीय थे, एक ध्रुवीय जो है द्विध्रुवीय, दो तरफ जो है विश्व के अनेक देश जो है बढ़ गए थे। तो जैसे ही जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था सोवियत संघ का, वो 1991 में हुआ था। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो क्या हुआ, द्विध्रुवीय जो विश्व व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। और क्या है, अमेरिका विश्व में एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। और अमेरिका आज भी क्या है, महाशक्ति के रूप में है। और इसके साथ ही क्या है, यह शीत युद्ध के अंत का संकेत था, जिससे क्या है, विश्व राजनीति का स्वरूप बदल गया। जो है सोवियत संघ का विघटन कहीं ना कहीं क्या है, शीत युद्ध का भी अंत हो गया। जिसमें शीत युद्ध में क्या था, हमेशा डर के माहौल बने रहते थे। लेकिन जैसे ही जो है सोवियत संघ का जो है अंत हुआ, उसी के साथ क्या हुआ, शीत युद्ध का भी अंत जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया सोवियत संघ का, इसका जिसके साथ क्या हुआ, विश्व राजनीति में जो है स्वरूप कहीं ना कहीं बदल गया। और दूसरा जो है वैश्वीकरण का विस्तार हुआ। वैश्वीकरण में विस्तार में मतलब शीत युद्ध समाप्ति के बाद क्या है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। व्यापार और संचार के नए माध्यम विकसित हुए, क्योंकि सोवियत संघ के जो शामिल देश थे, वो जब जो है सोवियत संघ में शामिल थे तो जो है साम्यवादी व्यवस्था को मानते थे, कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था को नहीं मानते थे। यही वजह था कि उनकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डाउन होने लगी। लेकिन जैसे ही जो है एक ध्रुवीय विश्व बना, अमेरिका महाशक्ति हुई, और जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो बात क्या हुआ, और शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। सोवियत संघ के जैसे ही टूटा तो उस समय क्या हुआ, वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, जिसमें क्या हुआ, पश्चिमी देशों से पूर्वी देशों से सभी क्या है, आपस में क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। और संचार के जो है नए माध्यम विकसित हुए, जिससे कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था और भी चीज़ों में क्या है, बहुत ही सुधार हुआ। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है क्या है, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मुक्त बाजार और क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देना शुरू किया। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ था, उसमें क्या है, उसमें जो शामिल देश थे या उस ग्रुप में जो भी लोग थे, तो वहाँ पर जो है साम्यवादी शासन व्यवस्था चलती थी, एक ही पार्टी, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, उससे क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो बढ़ावा दिया, जो कि अमेरिका और पश्चिमी देश फॉलो करते थे, यह जो है धीरे धीरे सोवियत संघ के भी आने लगा पूर्वी देशों की तरफ। और क्या है, पश्चिमी देशों ने मुक्त बाजार को जो है धीरे धीरे क्या है, बढ़ावा दिया। तीसरा देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में वृद्धि। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में भी वृद्धि हुई, क्योंकि शीत युद्ध के बाद क्या है, संयुक्त राष्ट्र को अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिला। शांति स्थापना, मानवीय सहायता कार्यक्रमों का विस्तार हुआ। इसीलिए भैया, क्योंकि भले ही शीत युद्ध समाप्त हुआ था, लेकिन जो अशांति फैल गई थी, डर का माहौल, जो जो देश थे जिन्होंने परमाणु जो है बहुत सारे हथियार बढ़ा लिए थे, इसीलिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है निर्माण में बहुत ही प्रमुख भूमिका रही। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया कि ये क्या, शांति स्थापना करेगा देशों के बीच में, क्या मानवीय सहायता जो है कार्यक्रम, जो है मानवीय सहायता जैसे क्या है कार्यक्रम करेगा, ताकि जो है कोई भी देश में अशांति न फैले और भी बहुत सारी चीज़ें जो है गलत काम ना हो, जिससे क्या हो, फिर एक बार जो है शीत युद्ध का माहौल या युद्ध जैसी इस जो है स्थिति पैदा हो। इसीलिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र की जो है भूमिका में और वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र एक तरह से कहें और जो है उभरा इसकी, क्योंकि यह क्या है, शांति स्थापना करता था और मानवीय सहायता कहीं ना कहीं जो है करने लगा। और क्या है, सुरक्षा परिषद में क्या है, असहमति कम हुई और शांति बनाए रखने के प्रयास जो है अधिक सफल रहे। सुरक्षा परिषद जो था उसमें असहमति कम हो गई, ठीक है। और क्या है, शांति बनाए रखने के प्रयास जो थे अधिक सफल रहे, कि हम भैया आप लोग शांति बनाए रखें, भले ही टूट गया लेकिन सभी देश क्या है, आपस में जो मित्रता भाव रखेंगे, कभी भी युद्ध जो है परस्पर में नहीं करेंगे। इसी में शांति, इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका प्रमुख रही। आइए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद मध्य एशियाई गणराज्यों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सोवियत संघ के बाद जो है, जब उसका विघटन हुआ, तो मध्य एशिया में
कि जो गणराज्य थे उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई। तो देखिए जो सोवियत संघ था उसके मध्य क्या है, राजनीतिक चुनौतियाँ आई थी। पहला, सोवियत संघ के अलग होने के बाद मध्य एशियाई गणराज्यों ने क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने में कठिनाइयाँ आई। देखिए मध्य एशियाई से कहीं ना कहीं तात्पर्य वही देश है जो क्या है, सोवियत संघ में शामिल देश थे। तो इनमें जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था देखिए इसीलिए यहाँ स्थापित करने में कठिनाइयाँ आई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहले ही से जो है कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, एक पार्टी, लोकतंत्र वाला था नहीं। तो जब लोकतांत्रिक ये लोग व्यवस्था स्थापित करने लगे तो उनको क्या कठिनाइयाँ आई। जो एशियाई गणराज्य थे उन्होंने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर लिया, जो है सोवियत संघ से विघटन होकर अलग देश अलग अलग बन गए, लेकिन जो है लोकतंत्र व्यवस्था इनको स्थापित करने में कठिनाइयाँ आने लगी। इसका कई कारण थे, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी माना जा सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी इनकी डाउन थी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने में इनको कठिनाइयाँ आ रही थी। राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्या है, विभिन्न गणराज्यों से संघर्ष और क्या है, सत्ता की होड़ रही। राजनीतिक में भी एकता नहीं था, क्योंकि जब भ्रष्टाचार फैल गया था और भी सारे विवाद थे, जब सोवियत संघ में जो है मध्य एशियाई जो गणराज्य शामिल थे, जो देश शामिल थे, तो उनमें वही टूट के बिखरे थे, तो तुरंत तो सुधार होगा नहीं। इसीलिए क्या है, इनमें राजनीतिक अस्थिरता थी और क्या है, विभिन्न जो गणराज्य में क्या है, आपस में कहीं ना कहीं संघर्ष था, भ्रष्टाचार थी, जो है जनता पे असंतुष्ट थी। तो क्या है, विभिन्न गणराज्यों में संघर्ष रहेगा और क्या सत्ता की होड़ रहेगी। भले ही लोकतंत्र व्यवस्था आने जो है आ रही थी, इनमें ये लोग लोकतंत्र व्यवस्था लागू करने की कोशिश कर रहे थे, जो एशियाई गणराज्य थे, मध्य एशियाई गणराज्य जो सोवियत संघ से अलग हुए थे, लेकिन इनके बीच क्या है, सत्ता जो है संघर्ष और सत्ता की होड़ रही। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि जब ये सोवियत संघ में लोग शामिल थे तो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, एक ही व्यवस्था थी, जो है पार्टी एक ही थी। तो जाहिर सी बात है वो लोग तो तुरंत तो चाहेंगे कि नहीं, मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जाओ और हमारी पार्टी छोड़कर कोई नई पार्टी जो है शासन करने लगे। तो इसीलिए क्या है, सत्ता की होड़ रही। जो नए वो भी कुछ पुराने जो धुरंधर है वो भी तो आएंगे ही लड़ने के लिए, तो वो भी चाह रहे थे कि सत्ता जो है हमारा ही आए। यही वजह था कि राजनीतिक अस्थिरता रही और विभिन्न गणराज्यों में क्या संघर्ष रहा और जो है सत्ता की होड़ रही। दूसरा देखते हैं आर्थिक चुनौतियां। सोवियत संघ के देखिए समय इन गणराज्यों की अर्थव्यवस्था केंद्रीय क्या है, केंद्रीय योजना पर आधारित थी। स्वतंत्रता के बाद उन्हें अपने संसाधनों का प्रबंधन करना पड़ा। समझिएगा, देखिए आर्थिक चुनौतियां भी, आर्थिक समस्या बहुत ही जो है बड़ी समस्या थी सोवियत संघ में। जब सोवियत संघ चलता था तो इन गणराज्यों की जो अर्थव्यवस्था थी केंद्रीय योजना पर आधारित थी। कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो उत्तराधिकारी और भी सारे थे वो में लोग देखते थे, लेकिन जब स्वतंत्रता खत्म हुआ तो क्या है, उसके बाद उन्हें अपने संसाधनों का जो है प्रबंधन करना पड़ा, व्यवस्था करना पड़ा कहीं ना कहीं। और उसके बाद क्या है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान और जैसे देशों ने क्या है, तेल और खनिज संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या है, आर्थिक विषमता भी बढ़ी। देखिए जो इसमें जो कुछ देश हैं, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों ने क्या है, तेल और खनिज संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन क्या है, आर्थिक विषमता भी बढ़ी इससे। जो है इन्होंने जो है जब अलग हुए, जैसे जब सोवियत संघ का व्यवस्था चलता था तो उन्होंने उसमें क्या था, जो केंद्रीय व्यवस्था थी, जो है सब जो है मिल बांट कर, मतलब कहीं ना कहीं केंद्र से जो है योजना संचालित होता था कि कैसे क्या सिस्टम चलेगा। लेकिन जब ये अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए, तो इन्होंने जो अपने संसाधन का अपने हिसाब से जो है दोहन करना शुरू कर दिया। इनमें जो ये कुछ देश प्रमुख रहे, जिससे क्या है, आर्थिक विषमता कहीं ना कहीं बढ़ गई। यही क्या था, जो है आर्थिक चुनौतियाँ थी। ये जो है गणराज्य, जो मध्य एशियाई कौन थे, मध्य एशियाई गणराज्य थे। और तीसरा देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियाँ। देखिए सोवियत प्रभाव के कारण इन गणराज्यों की सांस्कृतिक पहचान कमज़ोर हो गई थी। स्वतंत्रता के बाद अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना एक चुनौती रही। देखिए सोवियत के प्रभाव, जब ये सोवियत संघ में शामिल थे तो इन गणराज्यों की क्या सांस्कृतिक पहचान कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि सोवियत व्यवस्था को मानते थे। जो है कहीं न कहीं इसका वजह जो है आर्थिक व्यवस्था डाउन होना, जनता में असंतुष्टि, जो है लोकतांत्रिक न होना। जो है जनता, देखिए जब एक ही लोग सभी सोच कर चलते तभी संस्कृति बनी रहती है और चलना पड़ता है। लेकिन कोई एक पावर हो जाए, जो है असंतुष्टि फैल जाएगी, तो जाहिर सी बात है संस्कृति कहीं ना कहीं ख़त्म हुई होगी। यही वजह है कि स्वतंत्रता के बाद अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना एक चुनौती रही। ठीक है, यही वजह था जो किसमें, मध्य एशिया जो गणराज्य थे इनके बीच, क्योंकि इनकी जनता के बीच असंतुष्टि थी, तो ये लोग सांस्कृतिक पहचान कहाँ से बनाएंगे। जो है हमेशा भ्रष्टाचार रहा, उसी में ये लोग अपने खाने को सही से नहीं था, अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे डाउन जा रही थी। तो यही क्या है, सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना एक चुनौती थी इनके बीच। इन देशों में क्या है, जाति संघर्ष और धार्मिक विवाद भी सामने आए।
जिससे अतिरिक्त आंतरिक क्या है अस्थिरता बनी रही। जैसे देखिए ऊपर कुछ देशों का नाम लिया गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ध्यान रखिएगा सोवियत संघ में मुस्लिम देश और भी बहुत सारे देश थे, जैसे अलग अलग जो है संस्कृति के, अलग अलग धर्म के लोग। तो इन देशों में क्या है जाति संघर्ष भी था और धार्मिक विवाद भी सामने आए, जिससे क्या है आंतरिक अस्थिरता बनी रही, जो है हमेशा कहीं ना कहीं गड़बड़ी रहा। यही वजह था कि क्या इनके बीच सांस्कृतिक पहचान भी बनाना जो है मुश्किल हो गया था, क्योंकि जाति संघर्ष था और जहाँ धार्मिक विवाद रहेगा तो सांस्कृतिक पहचान जो है बनाना हमेशा मुश्किल हुई। कहीं ना कहीं मैंने बताया ना मेन वजह कि इनके बीच क्या है, इनके जो पहले था सोवियत संघ में, इन जो गणराज्यों में सभी एक ही थे, तो उस समय क्या था भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल गया था, करप्शन कहीं ना कहीं और क्या थी कम्युनिस्ट पार्टी थी, और जो है मिखाइल गोर्बाचेव थे, उनकी जो नीतियाँ थी तो वो क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। इससे जनता में असंतुष्टि और बढ़ गया था। तो यही कहीं ना कहीं वजह था कि ये जो है सांस्कृतिक पहचान बनाने में आज़ादी के बाद भी कहीं ना कहीं ये लोग विफल रहे, एक चुनौतीपूर्ण रहा कहा जाए तो। और क्या है इनमें जो है जाति संघर्ष था, क्योंकि अलग अलग देश और अलग अलग धर्म के लोग क्या है पहले एक तो मिल के रहते थे जब सोवियत संघ था, लेकिन जैसे ही टूटा तो अलग अलग हो गए लोग। ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं अगर आप लोग भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर ध्यान दें कि जैसे ही बंटवारा हुआ था, हालांकि पूरी तरह तुलना करना नहीं सही है, लेकिन अगर धर्म और सांस्कृतिक पहचान और जाति संघर्ष को देखा जाए और धार्मिक विवाद को लेकर, जैसे धर्म विवाद को लेकर क्या हुआ था आज़ादी के समय जब बंटवारा हुआ था, तो आप लोग को याद ही होगा। और जो है जाति संघर्ष भी कहीं ना कहीं है ही, आज भी देखने को मिल जाता है, और सांस्कृतिक पहचान भी उसमें क्या है उस समय भी हुआ था। इसी तरह सोवियत संघ के गणराज्यों में भी देखने को मिला। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे। तो देखिए सोवियत संघ के विघटन के निम्न का प्रमुख कारण थे। पहला जो आर्थिक कारण था, सोवियत संघ की आर्थिक नीतियां असफल साबित हुई। भारी उद्योगों पर अत्यधिक ध्यान देने से क्या है उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई, और जो है सरकार तंत्र में भ्रष्टाचार और आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग हुआ, जिससे क्या है अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। देखिए जो सोवियत संघ की आर्थिक नीतियां थी जो बनाई गई वो असफल साबित हो गई, कहीं ना कहीं क्या फेल हो गई। भारी उद्योग जो थे हैवी वाले बहुत ही बड़े गड़े, उस पर क्या अत्यधिक ध्यान देने लगे जो है ये लोग लग गए। उससे क्या है उपभोक्ता यानी कि जो हम आप होते हैं आम व्यक्ति, उसे क्या है वस्तुओं की कमी हो गई। ये इसी यही वजह था कि जब उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हुई तो क्या है आम जनता में कहीं ना कहीं असंतुष्टि फैल गया, और इनकी अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे डाउन होने लगी, क्योंकि लोग भारी उद्योगों पर अत्यधिक ध्यान देने लगे, उस पर इन्वेस्ट करने लगे और उसी में लग गए। उपभोक्ता वस्तुओं पर जो है ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इससे कमी हो गया और जनता में असंतुष्टि फैला, और उनकी अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे खराब होने लगी, डाउन होने लगी। और क्या है सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग गया, जिससे क्या है अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। जब सरकारी एक ही रहेगी, करप्ट रहेगी, कोई सुनने वाला था नहीं, मीडिया पर भी ये लोग कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था तो था नहीं, तो खुल के भ्रष्टाचार था इसमें, तो उससे क्या हुआ जो आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग हुआ, ठीक है, जिससे अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। जिससे होता है ना कि सरकारी आदमी भी बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, तो उसी समय था एक ही पार्टी थी, तो पार्टी के जितने भी लोग थे उनमें भ्रष्टाचार था। आर्थिक जो संसाधन थे जो काम करने के लिए दिए जाते थे और भी जो, तो काम ठीक से ये लोग करने नहीं लगे, गलत तरीके से करने लगे, आर्थिक चोरी उरी कहीं आर्थिक जो संसाधन है उसका दुरुपयोग करने लगे, जिससे क्या है जो अर्थव्यवस्था थी वो सोवियत संघ की बहुत ही कमज़ोर हो गई। यही सब देन था। भ्रष्टाचार भाई जाहिर सी बात है जब आ जाएगा तो कोई भी चीज़ रहे वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, और बहुत ही ज़्यादा हो तो हद से ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। देखिए दूसरा राजनीतिक कारण था, सोवियत संघ में पहले तो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का अभाव था। सोवियत संघ में ध्यान रखिएगा लोकतांत्रिक जो है व्यवस्था नहीं थी, और क्या है वहाँ की सत्तावादी शासन प्रणाली में जनता की आवाज़ दबाई जाती थी। ध्यान रखिएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रहेगी तो जनता की आवाज़ जो है दबाई जाएगी, इसी से क्या था जनता में असंतुष्टि आ गई थी। और क्या है वहाँ पर जो है सत्तावादी शासन प्रणाली थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, केवल एक ही पार्टी शासन करती थी, तो पार्टी चाहेगी नहीं कि जो है हमारे विरुद्ध जो है वो क्या है जनता आवाज़ उठाए, या कोई मीडिया जो है हमारे विरुद्ध आवाज़ उठाए, जिससे क्या असंतुष्टि फैलेगा या हमारे पार्टी का नाम खराब होगा, जिससे क्या है हमें जो है सत्ता से हटना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है जनता की आवाज़ को दबा दिया जाता था, और जो है लोकतंत्र व्यवस्था इनमें था ही नहीं। तो यही जो है राजनीतिक भी कहीं ना कहीं कारण था सोवियत संघ में। और जो मिखाइल गोर्बाचेव की जो ग्लासnost यानी पारदर्शिता और पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन जो नीतियाँ थी वो भी क्या है साम्यवादी व्यवस्था को अस्थिर करने का कारण बनी। ये भी कहीं ना कहीं कारण थी कि इनकी जो नीतियाँ थी
कहीं ना कहीं इस पर इसका भी कुछ कहीं ना कहीं असर पड़ा था लोगों पर, इससे जो है बहुत ही प्रभाव पड़ा था, लेकिन ये फेल भी हो गई थी। इसका भी कहीं ना कहीं साम्यवादी व्यवस्था को जो है योगदान देने में, मतलब कहीं ना कहीं कहीं इसका भी वजह था कि क्या है, सोवियत संघ की जो सोवियत संघ था वो धीरे धीरे क्या है टूट गया। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, सोवियत संघ के नेता थे, इनका भी विघटन का जो है प्रमुख योग दिया जाता है। जो इनकी नीतियाँ थी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका में पुनर्गठन से तात्पर्य अर्थव्यवस्था से था, और ग्लासनोस्ट में जो पारदर्शिता थी वो कहीं ना कहीं राजनीति में थी। राजनीति में मतलब पार्टी को लेकर, लोकतंत्र को लेकर और आम जनता को लेकर, कि उनमें जो है पारदर्शिता लाया जाए, उनको जो है आवाज़ की जो है उनको मतलब कहीं ना कहीं आज़ादी दिया जाए, बोलने का हक, यही था ग्लासनोस्ट में। और पेरेस्ट्रोइका में पुनर्गठन वही अर्थव्यवस्था को पुनर्गया जाए और मजबूत किया जाए, लेकिन इनकी नीति कहीं ना कहीं फेल हो गई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा था। सकारात्मक में ये हुआ था कि इनकी जो है नीतियाँ आने से कहीं ना कहीं फेल हुई, क्योंकि इन्होंने अमेरिका से देशों से जैसे संधि करने और भी चीज़ों पर ध्यान दिया, तो इससे वहाँ की जनता में एक संदेश गया कि कहीं ना कहीं दूसरे देशों में भी लोकतंत्र है। अगर हमारे यहाँ भी लोकतंत्र आ जाएगा तो क्या है कि हमारी जो आवाज़ को जो है दबाया जा रहा है, जो हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, और जो यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है और जो लोकतंत्र का अभाव धीरे धीरे अगर आ जाएगा यहाँ पे भी, तो क्या है हम लोग की आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा। और जो क्या है उपभोक्ता की वस्तुएं जो है वो भी कहीं ना कहीं, अगर हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था को मान ले और भी चीज़ें उनके देशों से जो है संपर्क करें, तो क्या है वो भी हम लोग को मिलने लगेगी, असंतुष्टि नहीं रहेगी। तो ये कुछ इस तरह मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों के सकारात्मक प्रभाव भी थे, और भी सारे जो है प्रभाव थे। इसको कभी पढ़ाया जाएगा आपको डिटेल में। चलिए अभी आगे की तरफ देखते हैं। तीसरा जो है सामाजिक कारण थे। विभिन्न सोवियत गणराज्यों में क्या है जातीयता और सांस्कृतिक भिन्नता के कारण क्या है स्वतंत्रता की भावना बढ़ी। लोग अपनी स्वतंत्र पहचान चाहते थे। देखिए, सोवियत गणराज्यों में जातीयता और सांस्कृतिक भिन्नता के कारण क्या है स्वतंत्रता की भावना बढ़ी। लोग अपनी स्वतंत्र पहचान चाहते थे। अलग अलग देश थे, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग जातियाँ थीं, अलग अलग जो है धर्म के, तो अलग अलग संस्कृति भी होंगी। तो लोग क्या चाहने लगे, स्वतंत्रता की भावना चाहने लगे कि हम लोग जो है भैया अपना अलग देश बनाएंगे, अलग नेता होगा, हम लोग का अलग नियम कानून होगा। और इसीलिए क्या स्वतंत्रता की जो है भावना बढ़ने लगी। ये लोग क्या स्वतंत्रता की मांग करने लगे, यही वजह था। दूसरा कहता है सोवियत संघ की नीतियों से परेशान होकर क्या है अलग अलग राज्यों ने स्वतंत्रता की मांग की। सोवियत संघ के कुछ नीति से भी परेशान थे। केंद्रीय व्यवस्था थी, और मेन रीजन देखा जाए तो जो है भ्रष्टाचार था, करप्शन था। एक ही पार्टी थी, ठीक है, लोग जो है नेता जो है वहाँ करप्ट करने लगे, भ्रष्टाचारी करने लगे, कहीं ना कहीं अत्याचार, जनता की आवाज़ को जो है दबा दिया जाता था। तो इसीलिए क्या है उसमें जो शामिल गणराज्य थे और गणराज्य में रहने वाले जो आम जनता थे, उन्होंने उनकी नीतियों से परेशान होकर अलग अलग राज्यों की मांग कर दी कि हम भैया आपसे अब आपके ग्रुप में नहीं रहेंगे, हमें अब अलग होना, हमें स्वतंत्र कर दो। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में होने वाले आर्थिक सुधारों और उनके प्रभावों पर चर्चा करें। आइए देखते हैं इसको उत्तर को। देखिए, सोवियत संघ में जब जो क्या पूछा जा रहा है, एक बार फिर से प्रश्न को देख लेते हैं। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उससे रूस में होने वाले आर्थिक सुधारों और उनके प्रभावों पर चर्चा करें। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ध्यान रखिएगा, रूस कहीं ना कहीं एक शक्तिशाली देश के रूप में भी उभरा था। सोवियत संघ में सबसे शक्तिशाली देश था। तो जब विघटन हुआ तो क्या हुआ, रूस में आर्थिक सुधार हुआ था। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई, निजीकरण और उदारीकरण की नीतियां लागू की गई, क्योंकि रूस की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं डाउन हो गई थी। इससे पहले जब सोवियत संघ में रूस शामिल था तो वो क्या मानता था, साम्यवादी व्यवस्था को। लेकिन जब साम्यवादी व्यवस्था अपनाने से और भी चीज़ें जो है सोवियत संघ में गड़बड़ी के कारण रूस की भी अर्थव्यवस्था डाउन हो गई। तो जैसे ही रूस अलग हुआ तो उसने क्या पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया और निजीकरण और उदारीकरण की नीतियाँ अपनाई। और क्या है, बोरिस येल्त्सिन ने शॉक थेरेपी की नीति अपनाई, जिससे क्या है तेज़ी से सुधार लाने का प्रयास किया गया। इस शॉक थेरेपी एक ऐसी है जिसमें क्या है आघात पहुंचाकर जो है उपचार करना था। इसका जो बताया जाता है हिंदी अर्थ, और भी इसके बारे में है, शॉक थेरेपी के बारे में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इस पर भी आप लोग शॉक थेरेपी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कई बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है कि शॉक थेरेपी क्या है या शॉक थेरेपी की नीति क्या थी। दूसरा क्या है, प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव। निजीकरण से क्या है उद्यमिता को बढ़ावा मिला, और क्या है आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई।
कुछ क्षेत्रों में तेज आर्थिक विकास हुआ। देखिए सकारात्मक भी प्रभाव हुआ, जब निजीकरण होने लगा तो क्या है, उद्यमिता को बढ़ावा मिला कहीं ना कहीं, और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। कुछ क्षेत्रों में तेज आर्थिक विकास हुआ, जब निजीकरण होने लगा तो उससे क्या, जो उद्यमिता थे, जो फैक्ट्री उक्ट्री और भी चीज़ें जो है लगाने का, जो है फैक्ट्री लगाना का इनका बिजनेस और भी क्षेत्रों में क्या है, तेजी से जो है आर्थिक गतिविधियों में बढ़ने लगी, इनका जो है विकास होने लगा। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसमें आर्थिक विकास बहुत ही तेजी से हुआ। नकारात्मक भी प्रभाव पड़े, ध्यान रखिएगा। शॉक थेरेपी के कारण क्या, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ी और कई उद्योग जो है बंद हो गए। आम लोगों को क्या है, कठिनाइयों का सामना करना भी पड़ा था। ध्यान रखिएगा, ये शॉक थेरेपी के कारण हुआ था। तो शॉक थेरेपी एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो शॉक थेरेपी के आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है, इसके बारे में अपने किताब में अच्छी तरीके से। तीसरा जो है, समाज पर प्रभाव। आर्थिक अस्थिरता के कारण क्या है, समाज में असमानता बढ़ी, अमीर और गरीब के बीच जो है का है अंतर बढ़ गया, और क्या भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई, माफिया संगठनों का विस्तार हुआ, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हुई। ध्यान रखिएगा, आर्थिक अस्थिरता होने लगी, समाज में असमानता बढ़ने लगी, क्योंकि जब निजीकरण होने लगा तो जो है बहुत सारे अमीर लोग क्या हैं, जो है धीरे धीरे चीज़ों को खरीदने लगे, बड़ी बड़ी कंपनियां और भी सारी चीज़ें, और क्या है, अमीर और गरीब के बीच क्या है, अंतर बढ़ता गया। यही वजह था कि जब निजीकरण हुआ, जाहिर सी बात है, निजीकरण पूंजीवादी व्यवस्था जब आई तो, और भ्रष्टाचार में वृद्धि भी हुई, माफिया संगठनों का विस्तार हुआ, क्योंकि निजीकरण हो रहा था, जो है वही निजीकरण में वही चीज़ इन्वेस्ट करेगा या वही खरीदेगा और देगा, जो क्या है, जो ज़्यादा माफिया टाइप में या जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, तो वो माफिया संगठन भी धीरे धीरे बढ़ने लगे, जिससे क्या है, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित हुई, भ्रष्टाचार भी होने लगा। जो जैसे अगर आप निजीकरण करेंगे, ज़मीन उमीन खरीदना और भी सारी चीज़ें होती हैं ना, उसमें कंपनी लगाना, तो उसमें धीरे धीरे एक से एक संगठन आ जाते हैं कि हाँ भैया हम तुम्हारा करवा देंगे, है इसे ऐसे वैसे यहाँ तुम्हारी कंपनी लगा देंगे, तो उससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी होने लगता है और माफिया संगठन भी उत्पन्न होने लगते हैं, तो इससे समाज पर भी प्रभाव पड़ा था। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 को हम लोग देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न है। अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोप में हुए परिवर्तनों पर चर्चा करें। पूर्वी यूरोप में हुए परिवर्तनों पर चर्चा करना है। ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ का जब विघटन हुआ यानी कि USSR, तो बहुत ही परिवर्तन हुए थे। आइए पहला देखते हैं, राजनीतिक परिवर्तन। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो पूर्वी यूरोप के अधिकांश देशों में क्या है, साम्यवादी शासन समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि जो पूर्वी यूरोप के कुछ देश थे वो साम्यवादी शासन यानी कि ये कहीं ना कहीं सोवियत संघ से जुड़े थे, तो जब सोवियत संघ में जुड़े रहेंगे तो उसमें साम्यवादी शासन तो रहेगा ही। तो जैसे ही सोवियत संघ से अलग हुए तो उसमें क्या है, ये शासन तुरंत समाप्त हुआ। उसके बाद क्या है, लोकतांत्रिक और बहुदलीय चुनावों की शुरुआत हुई। जब लोकतांत्रिक आ जाएगा तो बहुत सारे जो है दल, बहुत सारे नेता, बहुत सारी पार्टियां हो जाती हैं, और ऐसे चुनाव होता है। लोकतांत्रिक के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि आप लोग लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, ठीक है। और चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड जैसे देशों में क्या है, लोकतांत्रिक सरकारों का गठन हुआ। ये थे राजनीतिक परिवर्तन हुए, ध्यान रखिएगा, पूर्वी यूरोप में। और दूसरा जो है आर्थिक परिवर्तन। अधिकांश पूर्वी यूरोपीय देशों ने क्या है, साम्यवाद को त्याग कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई। ध्यान रखिएगा, एक बात को आप लोग नोटिस करिएगा, बता देता हूँ कि जैसे ही USSR का विघटन हुआ था ना, ठीक है, जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो दो ध्रुवीय विश्व था, ठीक है। इधर वाले जो पूंजीवादी व्यवस्था को मानते थे, इधर वाले साम्यवाद को, यानी कि USSR में जो थे। तो जैसे ही विघटन हुआ, USSR में जितने भी शामिल लोग देश थे वो साम्यवाद व्यवस्था को मानते थे, और क्या है, लोकतांत्रिक, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक ही पार्टी का शासन था, भ्रष्टाचार था। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही टूटेंगे या उसमें जितने भी अधिकतर देश शामिल थे, अधिकतर की मैं बात कर रहा हूँ, अधिकतर जितने भी उसमें शामिल थे, जैसे ही वो उनसे अलग हुए तुरंत उन्होंने अपना धर्म, नियम, कानून अपने हिसाब से बनाया। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, साम्यवाद को त्यागा, तुरंत पूंजीवादी अपनाया, क्योंकि विश्व में केवल एक ही महाशक्ति रह गया था, अमेरिका, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उन्होंने अपनाई, और क्या है, निजीकरण और मुक्त बाजार नीतियों का विस्तार हुआ। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, इन लोग की अर्थव्यवस्था भी डाउन हो गई थी, तो इसीलिए उन्होंने निजीकरण और मुक्त बाजार नीतियों का विस्तार किया इन्होंने, ठीक है, अधिकांश पूर्वी यूरोपीय देश ने। तो मैं आपको बता रहा था कि जब सोवियत संघ था उस समय तो इन्होंने साम्यवाद व्यवस्था रखी थी, लोकतांत्रिक नहीं था। तो इससे देश जितने भी जैसे जैसे छूटने लगे तो उन्होंने तुरंत इसके व्यवस्था को पहले त्यागा। उसके बाद क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इन्होंने अपनाई,
तुरंत जो है निजीकरण करने लगे और मुक्त व्यापार मुक्त बाजार और नीतियों का इन्होंने विस्तार किया। और ध्यान रखिएगा इन्होंने अपनी सांस्कृतिक और अपने जो है धर्मों का भी अपने अपने हिसाब से जो है गठन किया, निर्माण किया कहीं ना कहीं। दूसरा क्या है, सोवियत संघ से आर्थिक सहायता बंद होने के बाद इन देशों ने क्या पश्चिमी देशों से सहायता प्राप्त की। केंद्रीकृत व्यवस्था थी जब सोवियत संघ था, एक ही जगह जो है पूरे जो है कम्युनिस्ट पार्टी के कहीं न कहीं जो उसके अधिकारी थे और सारे भी सोवियत संघ में अधिकारी एक ही जगह से पूरी व्यवस्था संचालित होती थी। तो जाहिर सी बात है आर्थिक सहायता भी वही ट्रेन से आता था। जैसे आज के समय हम लोग का भारत है, पूरा भारत कहीं ना कहीं है, ठीक है, को भारत है तो उसमें क्या है, भारत में मेन जो है केंद्रीय नहीं होता है, केंद्रीय बजट आ रहा है तो भारत में दिल्ली मुख्य है। तो अगर भगवान न करे लेकिन अगर कल को अगर कोई देश अलग हो, मतलब कोई राज्य अगर उसमें से अलग हो गया तो क्या होगा, तो आर्थिक सहायता तो बंद होगा ही कि भैया जब तुम अलग हो के जाओ अपना देखो, ठीक है। तो जैसे ही सोवियत संघ में जब अलग हुआ, जो इनमें से देश थे जो अब अलग हो गए तो सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था बंद ही हो जाएगा। और कहीं ना कहीं सोवियत संघ तो टूट ही गया था, तो आर्थिक सहायता जब बंद हो गया तो क्या इन देशों ने क्या पश्चिमी देशों से सहायता प्राप्त की। जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, कहीं ना कहीं पश्चिमी जो है में पश्चिमी जो है इलाके में रहने वाले अमेरिका से भी, ठीक है। तीसरा देखते हैं सामाजिक परिवर्तन। देखिए सामाजिक परिवर्तन भी हुआ। पूर्वी यूरोप के देशों में नागरिक क्या है अधिकारों और स्वतंत्रता में वृद्धि हुई, नागरिक समाज और मीडिया को स्वतंत्रता मिली। ये तो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अभी ऊपर बात हो रहा था कि नागरिकों को क्या दबाया, उनकी आवाज़ को दबाया जाता था। और मैंने बताया भी कि एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। तो वो चाहेगी कि पार्टी हमारा नाम खराब ना हो, कोई हमारी बुराई न करे हमारी नीतियों को लेकर, तो वो क्या करेगी, जो नागरिक रहेंगे उनको दबाएगी और जो है मीडिया को क्या स्वतंत्रता नहीं देगी, मीडिया को भी दबा देगी। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ जो है टूटा, उससे जो है लोग अलग हुए तो तुरंत क्या हुआ, नागरिक समाज और मीडिया को स्वतंत्रता मिल गई क्योंकि लोकतांत्रिक सिस्टम आ गया था, ठीक है। और इनके जो है नागरिक के अधिकार भी मिले और स्वतंत्रता में वृद्धि हुई, ठीक है। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रही, नहीं भ्रष्टाचार रहा, लोकतांत्रिक सिस्टम आ गया, नागरिक को अधिकार तो मिलना तो तय है और स्वतंत्रता में वृद्धि भी होगी, ठीक है। तो और दूसरा भी देख लेते हैं, लोगों का जीवन स्तर सुधरा। लोकतांत्रिक व्यवस्था आने से बहुत ही सुधरा क्योंकि उपभोक्ता की जो वस्तुएं थी वो भी निर्माण होने लगी। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आर्थिक और सामाजिक सुधार हुए। अभी आप लोगों ने जस्ट ऊपर पढ़ा कि ये लोग जो है सोवियत संघ के से व्यवस्था जो है आर्थिक व्यवस्था बंद होने के कारण जब टूट गया था, इन्होंने क्या है पश्चिमी देशों के जो है सहयोग लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या है अंतर्राष्ट्रीय वही पश्चिम से ले लेंगे, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय हो गए क्योंकि अपने ही देश में तो ले नहीं रहे थे, दूसरे देश से ले रहे थे, तो वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कहलाएगा। तो इससे क्या इनके आर्थिक और सामाजिक सुधार हुए, ये जो है, और लोगों का क्या है जीवन स्तर सुधर गया, लोकतांत्रिक सिस्टम आ गया, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं निजीकरण हुआ और जो है क्या पूंजीवादी सिस्टम आया तो जीवन स्तर कहीं ना कहीं सुधरा। तो ये थे हमारे क्या थे, ये हम लोग के दीर्घ उत्तरी प्रश्न थे। 5 जो है महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न थे। ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और इसका पार्ट आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो पार्ट वाइज पूरा देखते जाइए, अच्छे तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा। और इसे दूसरों के साथ शेयर ना जो है शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।